Hello, Yasi bhai. How are you? Yeah. I'm fine. Sit. जो भी लोकसभा मेंबर में एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं, कैन यू थिंक इज देयर इज एनी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे रियल मुद्दों को आवाज़ उठा सके? यस, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एंड असदुद्दीन ओवैसी। MIM पार्टी को हमेशा बी पार्टी कहा जाता है बीजेपी की, बिकॉज व्हेन यू कंपेयर विद द अदर पार्टीज MIM पार्टी हैज़ नॉट दैट मच सीट्स। 14% हम हैं और 14 रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, वो मेरी आवाज़ नहीं उठाते हैं, मेरे हकीकी इश्यूज़ को नहीं रखते हैं पार्लियामेंट में, तो वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव नहीं। आपको इसलिए नहीं पढ़ना कि आप एक डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, आपको इसलिए पढ़ना कि आप बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। मुस्लिम्स आर नॉट फीलिंग सेफ। सो यासी भाई, फर्स्ट टेल मी कैसा लगा हमारा स्टूडियो आपको? या स्टूडियो इज लाइक वेरी गुड। आप पहले एक बार स्टूडियो को लुकआउट कर लो अच्छे से। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सेटअप बनाया आप लोगों ने। एंड आप हमारे पहले गेस्ट हो, Thank सो यू आर स्पेशल फॉर मी बिकॉज आफ्टर 1 year 2 year जब हमारा पॉडकास्ट आगे पहुंचेगा तो ये मोमेंट्स हम याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो यासी भाई, शुड वी स्टार्ट? यस यस यस। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आप कि अभी आप ट्रैवलिंग करके आ रहे हो, राइट? ठीक है, हम इतनी दूर से आए हो तो थोड़ा अपना ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है, आप जानते हो आपकी ट्रैवलिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ट्रैवलिंग ना कहिए, इसको लर्निंग कहिए। ओके लर्निंग मुझे ज़्यादा पसंद है। ओके। तो स्टूडेंट लाइफ से ही किताबें पढ़ने का शौक़ था, लेकिन किसी चीज़ को आप थ्योरी से समझें और उसी चीज़ को प्रैक्टिकल से समझें। फॉर एग्जांपल, आपने अमृतसर के बारे में बहुत पढ़ा है। अमृतसर इज़ अ ग्रेट सिटी, लेकिन अगर आप अमृतसर जाएं, कुछ दिन गुरुद्वारे के आसपास रहें, सिख कल्चर को समझें, तो वो एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन व्हाट इट इज़ एक्चुअली। तो इसलिए मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने हिंदुस्तान की बहुत स्टेट्स ट्रैवल की हैं, और अभी सिर्फ एज पार्ट ऑफ माई ट्रैवल हिस्ट्री इन इंडिया, आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और नॉर्थ इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर मैंने लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया को कवर किया है। बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है उसमें, और बहुत मुख्तलिफ ट्राइब से, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की। तो ये ट्रैवलिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो आप कह सकते हैं कि आई हैव स्पेंट मोर देन 15 years इन ट्रैवलिंग। ओके, सो जो भी आपका ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस रहा, टेल मी 3 थिंग्स जो आज के बेसिकली यूथ हैं अराउंड 18 to 28, तो अगर आपको 3 लर्निंग्स देनी होगी फॉर द यूथ हु वांट्स टू ट्रैवल, हु वांट्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, तो आप उन्हें 3 ऐसे टिप्स क्या देंगे सो दैट इट कैन हेल्प देम कि वो अपने फ्यूचर में और ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ कर सके थ्रू ट्रैवलिंग? सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं जो लोग, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑब्स्टेकल उनके सामने आता है वो फंड्स का आता है। क्योंकि इट्स जस्ट वेरी इजी टू से कि मैं ट्रैवल करता हूँ, लेकिन जब ट्रैवल आप करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका फंड्स कितने हैं आपके पास। फंड सबसे बड़ा बैरियर बन जाता है। अगर फंड्स आपके पास नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ओके। तो मेरा सबसे पहला सजेशन नए ट्रैवलर्स के लिए ये है कि आप इस तरह का बिजनेस चुनिए जो आपके ट्रैवल के मिशन को और उस विजन को सपोर्ट करे। ओके फॉर एग्जांपल, आई पर्सनली केम इन ओवरसीज बिजनेस। ओके। तो मेरी अपनी एविसीना ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी है, और मैं एडवेंचर करता हूँ उसमें। तो चूंकि मैंने एक इंटर रिलेटेड फील्ड को चुना, मुझे ट्रैवलिंग पसंद थी, दुनिया घूमने का ख्वाब था, तो एक दिन ये ड्रीम भी है, मैं दुनिया के हर मुल्क में जाना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने फिर, अब उसमें क्या है कि मेरा शौक भी पूरा हो रहा है, हॉबी भी पूरी हो रही है, और साथ साथ में पैसा भी कमा रहा हूँ। तो दोनों चीज़ें आपकी आर गोइंग हैंड इन हैंड। तो ये मेरी फर्स्ट एडवाइस है कि जो भी ट्रैवलर्स हैं वो सबसे पहले जो अपना फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल उनके सामने आने वाला है, और ट्रैवलिंग करने से पहले वो एक्सटेंसिवली पढ़ें, चीज़ों को जानें। तो मैं समझता हूँ कि उनको अपनी ज़िंदगी का जो नौजवानी का पार्ट जो होता है, जो एटलीस्ट टिल 25 years और 20 years, उनको किताबों के बीच में गुजारना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए डिफरेंट राइटर्स को,
तो मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, ये वो वक्त था 11th क्लास में मैं जब था, तो ये वो वक्त था जब मेरे माइंड में दुनिया घूमने का ख्वाब पैदा हुआ। ओके। क्योंकि एक हिंदी लिटरेचर में एक राइटर हैं राहुल सांकृत्यायन, पंडित राहुल सांकृत्यायन, ही वॉज अ कम्युनिस्ट राइटर। ओके। तो उनकी एक घुमक्कड़वाद, उनकी एक चैप्टर था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो मैंने बहुत यंग एज में उसको पढ़ा। तो जिस तरीके से उन्होंने एक दुनिया को बयान किया था, यानी हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमारा जो माइंडसेट जिस दुनिया से शेप हुआ था, तो उस बुक में मैं पढ़ रहा था कि एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ पे सब बराबर हैं। एंड आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि क्या वाकई में ऐसी दुनिया भी है। तो उन्होंने उस किताब का जो जुज़ है, उस किताब में जो उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने लिखा कि हम दुनिया को घूम कर जान सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो मैंने बताया फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल आएगा, तो उसके लिए आप कुछ ऐसा माइंड में बनाकर चलिए कि अगर आपको ट्रैवल का शौक है तो साथ साथ ऐसा बिजनेस में आइए जिसमें आपकी ट्रैवलिंग भी हो जाए और आपका पैसा भी अर्न हो, क्योंकि आपको फैमिली भी रन करनी है, आपके ऊपर 50 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप एक्सटेंसिव लर्निंग आपके पास हो, और उसके साथ साथ एक्सटेंसिव लर्निंग के साथ साथ जो आप जितनी भी दुनिया में आप एक्सपोज्ड हैं, आई मीन जो आपका दायरा है इस वक्त, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या आप जहाँ रह रहे हैं कॉलोनीज़ में, वहाँ लोगों से इंटरेक्ट करिए जो आपसे अलग हैं। ओके। उनसे इंटरेक्ट करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें इंटरेक्शन में क्या है, आप उनसे चीज़ों को सीखिए, अपने पर्सपेक्टिव से मत सीखिए, उनके पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करिए। ओके। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ है तो आप ये मत देखिए कि आपके हिसाब से वो सही है या गलत है। आप ये देखिए कि जिस इंसान से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से वो कितनी सही है और गलत है। आपको बहुत न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के साथ में इंटरेक्ट करके लोगों से उनकी फर्स्ट हैंड नॉलेज लेनी है, उनके पर्सपेक्टिव से। बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं पॉलिटिक्स पर बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें आज की जो रूलिंग पार्टी है, हम डिफ़र करते हैं उसमें, एज ए मुस्लिम हम डिफ़र करते हैं उन चीज़ों से, लेकिन आप उसको उनके पर्सपेक्टिव में भी देखिए, देखने की कोशिश करिए। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी को अपने किसी डिस्कोर्स पर कन्विंस करने में कामयाब है, तो आपको ये समझना होगा कि वो उनका पर्सपेक्टिव, आई मीन वो पॉलिटिकल पार्टी अपने पर्सपेक्टिव को अपने लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुई है। आप उनके इश्यूज को, जो आपके भी इश्यूज हैं और आपस में क्लैश कर रहे हैं, आप उनके इश्यूज को उनके पर्सपेक्टिव से भी समझने की कोशिश करिए। तो जब मैं वापस से ट्रैवलिंग वाले पार्ट पर ही आ जाता हूँ। मैंने पॉलिटिक्स की एक मिसाल दी है। तो हम जब कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई मीन मनाली या आई मीन हिमाचल प्रदेश, अब कोई इशू है जो हो सकता है कि आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी से वो क्लैश करता हो, लेकिन आपको वो चीज़ उन्हीं के पर्सपेक्टिव से समझने की ज़रूरत होगी। ये 3 चीज़ें मेरी नज़र में एक ट्रैवलर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन 3 चीज़ों में आप कहीं भी मिस करते हैं तो यू कैन नॉट बी गुड ट्रैवलर इन माई ओपिनियन। ओके, सो यू सेड इट कि एक्सटेंसिव लर्निंग पर ध्यान दो एंड यू शुड इंटरेक्ट विद द पीपल, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यू शुड फोकस ऑन लर्निंग, किताबें पढ़नी चाहिए। सो टेल मी, जब एक इंसान दे इंटरेक्ट विद द पीपल, जब वो लोगों से मिलता है, जब वो बुक्स पढ़ता है एंड दे गेन नॉलेज, फिर वो ट्रैवल करता है, तो उसमें एक ऐसा डिफरेंट एक्सपीरियंस क्या होता है जो एक नॉर्मल आदमी उस पर्सपेक्टिव से वो ट्रैवलिंग को नहीं देख पाता। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 लोगों ने प्लान किया कि हमको जाना है पहाड़ों में। ओके, ठीक है। सपोज दैट समवेयर मनाली, लाइक मनाली, एनीवेयर, मसूरी, मनाली, एनीवेयर हिल स्टेशन पर जाना है। 2 लोगों ने डिसाइड किया। एक टीम है जो बहुत ऑर्डिनरी टीम है, तो उनके लिए उस ट्रिप का मतलब है गाड़ी चलाना, ड्राइव करना पहाड़ों पर, फोटोज खींचना, इंस्टाग्राम की रील्स बनाना और खूबसूरती को कैप्चर करना, जस्ट फॉर द एंजॉयमेंट, जस्ट फॉर द एंजॉयमेंट। क्योंकि उसके पास एक्सटेंसिव लर्निंग नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बट फॉर अ पर्सन हु इज ए ट्रैवलर इन स्पिरिट, ओके, वो ट्रैवलर है, तो वो बहुत चीज़ों को नोटिस करता है। वो देखता है कि यहाँ का वेजिटेशन सिस्टम क्या है, यहाँ का जो है फॉरेस्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, यहाँ से कौन सी रिवर्स निकलती हैं, यहाँ के लोगों का कल्चर क्या है, वो कल्चर उस ज्योग्राफी से कैसे इंटर रिलेटेड है, यहाँ की करंट पॉलिटिक्स क्या है, यहाँ का सोशल सिस्टम क्या है, यहाँ के रीति रिवाज हमसे अलग कैसे हैं। सो दैट मेक हिम डिफरेंट। ओके, सो बेसिकली वी कैन से कि जब आप कंस्ट्रक्टिवली नॉलेज गेन करते हो तो आप
आपका दुनिया देखने का नजरिया- पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो जाता है ब्रॉड लेवल पर आप ब्रॉड जाकर लेवल चीज़ों पे, को एंड सोचने दैट विल हेल्प यू एनी हाउ इन सेल्फ ग्रोथ। ओके, आप कभी मिलिए जो बहुत वर्सेटाइल पर्सनालिटीज होती हैं, राइट। तो उनको वर्सेटाइल यही चीज़ें बनाती हैं। उनकी जो नॉलेज में इजाफा हो जाता है, उनका जहन इतना ज़्यादा शार्प हो जाता है चीज़ों को लेकर, तो उसकी वजह यही है कि उन लोगों ने एक्सटेंसिव लर्निंग की है, लोगों को पढ़ा, किताबों को पढ़ा। दो चीज़ें मेरे अभी ये जहन में आ गया कि किताबें पढ़ना और लोगों को पढ़ना। किताबों में तो एक चीज़ थियोरेटिकली कोई चीज़ मौजूद है, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, व्हाट इट ऑट टू बी, बट इन रियल जब आप लोगों को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि व्हाट एक्चुअली इट इज़। राइट। मैं रिसेंटली अमृतसर में था, तो हालांकि बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस होती हैं रुकने के लिए अक्सर, क्योंकि ट्रैवलिंग तो मेरे लिए रोज़मर्रा की चीज़ है। तो समटाइम्स हम ये प्रीफर करते हैं गाड़ी भी आसानी से कहीं पार्क हो जाए। Okay. लेकिन आपको ताज्जुब होगा, मैंने जो होटल चुना वो बिल्कुल गलियों में था, ओके, गुरुद्वारे के बिल्कुल पास में था। फॉर व्हाट रीजन? सोसाइटी को समझना। ओके, आप हाईवेज, आजकल तो इतना हाईवे डेवलप हो गया इंडिया का, आप हाईवे से जाकर वापस आ जाइए तो आप नहीं समझ पाएंगे, आपको सोसाइटी के साथ में इंटीग्रेट करना होगा। कुछ दिन आप वहाँ रहिए। तो मैंने एक ऐसा होटल किया जो बिल्कुल सोसाइटी के बिल्कुल बीच में था, तंग गलियों में था। तो मैं बहुत शॉक्ड हुआ। और ये चीज़ें किताबों में आपको नहीं मिलेंगी। किताबों में तो आपको सिर्फ व्हाट पंजाब इज़ ये मिल जाएगा, लेकिन जब आप अपने पर्सपेक्टिव से पंजाब को समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपको वहीं पर जाकर उनके साथ रहकर कंपैरेटिव स्टडी करके पता चलेगा। जो मुझे गलियां नज़र आई, सिस्टम नज़र आया, तो वो मुसलमानों से बहुत डिफरेंट नहीं है। मैंने वहाँ पर उतर के कहा कि इट इज़ ए सेकंड ओखला। ओके, मुझे ऐसा एहसास विच हुआ। प्लेस? ये गुरुद्वारे के पास का जो एरिया था। ओके ओके ओके, तो वो बिल्कुल ऐसा लगा। तो मैंने अपने साथ के दोस्तों से कहा कि ये बिल्कुल मुझे बटला हाउस की याद दिला रहा है। कुछ डिफरेंस नहीं था। और मुझे पंजाबी कल्चर को, पंजाबी बिल्कुल कहना सही नहीं है, सिख कल्चर को बहुत करीब से जानने का मौका मिला, उन लोगों में और मुस्लिम्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और वो अपनी फीमेल्स के साथ में कैसे रहते हैं। हमारा जो पर्दा सिस्टम है वो वहाँ पे बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आया। तो ये सब चीज़ें आप उन लोगों के साथ जब न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में उनके साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम लोग आपस में कितना सिमिलर हैं। ओके, बट वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यस, जैसे कि मैंने थर्ड प्रिंसिपल में बताया था आपको कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है चीज़ों को लेकर। कभी भी बायसनेस या नेगेटिविटी किसी कम्युनिटी के लिए नहीं रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लोगों से डिफर करती हैं, राइट। जैसे फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स, फूड हैबिट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं बिहार था, बिहार में आई वॉज डूइंग रिसर्च इन आई वाज आल्सो फ्रॉम बिहार। ओके, आई एम आल्सो फ्रॉम बिहार। ओके, वेरी वेरी गुड टू नो। तो मैं बिहार में था, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में मैं था। तो मैं बिल्कुल रिमोट एरियाज में जाकर ट्रैवल करने की कोशिश आई करता हैव हूँ। वेंट टू सीतामढ़ी। सोसाइटी को जानने की कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट जगह पर जो ट्राइब्स हैं, कास्ट हैं, तो वहाँ पर मैं एक ऐसे ट्राइब को मिला। मुझे जो हमारे साथ में गाइड थे लोकल वहाँ के, उन्होंने मुझे बताया कि सामने वाला जो गाँव है वो उन लोगों का है जो चूहे पकड़ते हैं। ओके, तो मैंने कहा कि सो व्हाट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अस। तो उसने बताया कि उसे पकड़ते नहीं है, वो उसे खाते भी हैं। हाँ, एंड दैट्स ट्रू। आई वाज नॉट वेरी मच शॉक्ड। वो उनका फूड है। फूड है। और यही तो आज के हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कि हम फूड की बुनियाद पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। मतलब ए बिग मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज वो नॉन वेज बहुत अच्छे से खाते हैं, लेकिन चूंकि मुस्लिम से बफेलो का मीट खाता है इसलिए वो टारगेटेड कम्युनिटी। सो ये जो फूड हैबिट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको दूसरी कम्युनिटी से अलग बनाती है। बट आपको उनके लिए बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में उनसे मिलना चाहिए। और वो क्योंकि वो डिफरेंट फूड खाते हैं तो वो हमसे अलग नहीं हो जाते। मतलब वी हैव डिफरेंट कल्चर। हमारे देश में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर नेशन, क्योंकि हमारे देश में इतना कल्चर है, इतना लैंग्वेज है, तो उस चीज़ के हमें प्राउड फील करना चाहिए रादर देन कि हम डिस्क्रिमिनेट करें आपस में कि उस कम्युनिटी की है। सो हम जितना ट्राइबल एरियाज में जाएंगे और जितना ट्राइब के लोगों से मुलाकात करेंगे तो आपको बहुत डाइवर्सिटी नज़र आएगी। ट्राइबल लोगों का खाना, ट्राइबल लोगों का रहना हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमें हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और इन चीज़ों को लेकर
जैसे कि क्लोथिंग या फूड हैबिट्स, इन चीज़ों या रिलीजन, इन चीज़ों से हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। अगर हम इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम। अगर मैं आज इस स्टूडियो में अली से कुछ सीखने आया हूँ, अगर मैं ये पर्सपेक्टिव लेकर आगे बढ़ता हूँ जिंदगी में, तो आप एक अच्छे ट्रैवलर बन सकते हैं। और अगर आप एक बायसनेस के साथ में आगे बढ़ते हैं तो आप ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे आप उस बस्ती में एंटर भी नहीं कर पाएंगे ना, आपको घिन आएगी उन लोगों से। तो ये बायसनेस आपको एक तरफ रखनी होगी और उनसे कुछ सीखने के लिए आपको जाना होगा, एंड देन यू विल बिकम अ वेरी गुड ट्रैवलर। ओके, सो मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने रखा है स्पेशली फॉर द यूथ कि क्यों उन्हें आज के टाइम ट्रैवल करना चाहिए। मे बी वी कैन से टू बिकम अ बेटर पर्सन। मैं कहता हूँ कि सिर्फ ट्रैवलर बनने के लिए नहीं, आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी ट्रैवलर करना चाहिए, एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए भी ट्रैवलर बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं बट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट सोसाइटी, आप सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, दैट्स ऑल। और किताबें आपको पूरी नॉलेज नहीं दे पाएंगी, आपको प्रैक्टिकली जाकर सोसाइटी में देखना होगा सोसाइटी चल कैसे रही है। चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि पॉलिटी कैसे गवर्न हो रही है, सिस्टम कैसे गवर्न हो रहा है, हिंदुस्तान का सिस्टम क्या है, पाकिस्तान का सिस्टम क्या है, नेपाल का सिस्टम क्या है, भूटान का सिस्टम क्या है, और कैसे ये कंट्रीज एक दूसरे को कॉम्पीट कर रही हैं, कैसे आगे पीछे एक दूसरे से हैं, जीडीपी क्यों डिफर कर रही है। तो जब तक आपको इन सब चीज़ों का इनहेरेंट नॉलेज नहीं होगी, आप यू कैन नॉट बी अ गुड पॉलिटिकल साइंटिस्ट। राइट, ट्रैवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ स्पेशली लास्ट के 2-3 ईयर्स में, मैंने भी एटलीस्ट कुछ स्टेट्स तो इंडिया के ट्रैवल किए हैं। एंड मेरा एक पर्सपेक्टिव रहता है कि मैं कहीं भी जाऊँ, नया जगह, नया प्लेस ट्रैवल करूँ, तो मैं सीखने के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें, वो जगह ट्रैवल करूँ। एंड इट हेल्प मी अ लॉट। मेरे पर्सनल लाइफ में इन चीज़ों ने बहुत हेल्प किया। सो यासिर भाई, ये तो ट्रैवलिंग की हो गई। नाउ वी आर कमिंग टू आवर मेन टॉपिक। जो हमारा आज का टॉपिक है वो बेसिकली अबाउट द इंडियन मुस्लिम्स इन पॉलिटिक्स। सो आई विल गिव यू सम डाटा, मैं आपको कुछ डाटा दूंगा, देन विल डिस्कस कि आखिर इंडियन मुस्लिम्स के साथ पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों है, इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। ओके, सो देयर इज़ अ रिपोर्ट दैट in India we have more than 40% population of Muslim, approximately like 14-15%, and current Lok Sabha seat we have 4.4 seat of Muslims. Okay, right, we have 14% population और उनमें से 4.4% सीट सिर्फ मुस्लिम गेन करते हैं। सो ऑब्वियसली हम 15% से ज़्यादा हैं, बट स्टिल हम इतने लोअर मार्जिन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे मुस्लिम्स जो है वो इतने कम क्यों हैं? लाइक व्हाट इज़ द रीज़न? अली, यू नो, आप जब डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों से बात करेंगे, सेम सवाल आप करेंगे, तो उनके आंसर्स उनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आएंगे। तो मैं एक ऑर्डिनरी मुस्लिम बन के भी इसका जवाब दे सकता हूँ, okay. और मैं एक स्कॉलर बन के भी इसका जवाब दे सकता हूँ, और मैं एक पॉलिटिशियन की हैसियत से भी इसका जवाब दे सकता हूँ। आई थिंक कि मुझे आपको जवाब एक पॉलिटिशियन की हैसियत से देना चाहिए। Okay. सिंस आई हैव ऑलरेडी कंटेस्टेड इन इलेक्शन, मैंने खुद एक विधानसभा का चुनाव लड़ा। फ्रॉम विच सीट? चांदपुर विधानसभा। ओके, एंड फ्रॉम विच पार्टी? यूपी AIMIM पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा है। तो एक एज ए पॉलिटिशियन मैं अगर इसका जवाब दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा एक्चुअली। और ये भी कह सकते हैं कि मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ ये उस पार्टी का मौक़िफ़ भी हो सकता है। मतलब आप कह सकते हो कि ये आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है, और जाहिर सी बात है कि चूंकि मेरा एफिलिएशन उस पार्टी से है तो वो मेरी पार्टी का भी मौक़िफ़ हो सकता है, मेरा भी मौक़िफ़ हो सकता है। बट मैं जो बात कर रहा हूँ, सिंस आई एम नॉट एन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ माई पार्टी, तो जो भी मैं विचार रख रहा हूँ यहाँ पे एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न और इंडियन मुस्लिम्स इज कंसर्न, तो वो मेरे पर्सनल ओपिनियन है। तो मैं ये सोचता हूँ कि एक्चुअली क्या अगर आप 14% हैं और वट एवर परसेंटेज यू हैव इन इंडिया, अगर उतनी ही परसेंट के प्रोपोर्शन में आपके रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में, विधानसभा में पहुंच जाए, तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? नो। अगर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में क्या 80 और 20 का आमना सामना हो तो क्या आप 20 जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। तो ये जो एक धारणा, एक परसेप्शन सोसाइटी में बन गई है, और ये परसेप्शन बनाने वाले लोग वो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के लोग हैं। आई पर्सनली डिफर फ्रॉम देयर पॉलिटिकल स्टैंड। हमें इस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। वी नीड रियल एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, और वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन आएगा सिस्टम से, वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन आएगा रिजर्वेशन से, वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन आएगा
आपके ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन से आप कितना सेफ हैं, आपको कार्यपालिका में कितना परसेंट दिया गया. फॉर एग्जाम्पल आई एम 14% इन दिस कंट्री, सो आई एम गिविंग द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन इन द जुडिशरी, इन एडमिनिस्ट्रेशन. ये जो मुसलमानों में, इंडियन मुस्लिम्स में एक परसेप्शन है कि एक पॉलिटिशियन जो आप चुनकर भेज रहे हो वो एंड ही इज नॉट योर रिप्रेजेंटेटिव. वो लोकतंत्र में उसको सब धर्मों के लोगों ने चुना है, वो सबका रिप्रेजेंटेटिव है. ही इज नॉट रेजिंग योर वॉइस अलोन. आपका असली रिप्रेजेंटेशन नजर आएगा कार्यपालिका में. राइट. ओके. अब सवाल ये है कि जो परसेंटेज आप मुझे बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 14% इंडिया में मुस्लिम्स हैं और हमने 14% ही नुमाइंदे चुन के भेज दिए, लेकिन उन 14% में से एक भी नुमाइंदा मेरे हकीकी मसाइल को नहीं उठा रहा है. ही इज नॉट रेजिंग माई रियल इशू, सो ही इज नॉट माई रिप्रेजेंटेटिव. तो 14% जो आपने भेजे हैं वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं. मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव वो होगा जो मुस्लिम मसाइल पर बात करेगा, जो मुस्लिम्स के हकीकी मसाइल हैं. ओके. और आज के वक्त में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मसाइल है वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ है. ओके. मुस्लिम्स आर नॉट फीलिंग सेफ. सो दे फील डिस्क्रिमिनेशन. या डिस्क्रिमिनेशन इज अ पार्ट. आई मीन ये एक बहुत बड़ी पिक्चर है, ब्रॉडर पिक्चर में डिस्क्रिमिनेशन इज अ थिंग. बट व्हाट आई वांट टू से इज कि जिसको हम, जो आपने जैसे रिप्रेजेंटेशन की बात की, जो डेटा कोट किया मेरे सामने, तो मैं एक्चुअल में इस पर्सपेक्टिव से डिफर करता हूँ कि अगर आउट ऑफ 100 14% हम हैं और 14 रिप्रेजेंटेटिव भेज दें और वो मेरी आवाज़ नहीं उठाते हैं, मेरे हकीकी इश्यूज़ को नहीं रखते हैं पार्लियामेंट में, तो वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. मेरे रिप्रेजेंटेटिव वो होंगे जो मेरे मसाइल को वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे. और वो तभी पॉसिबल होगा इन माय ओपिनियन कि जब वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी से होंगे. आपकी कैन यू थिंक दैट इज देयर एनी पॉलिटिकल पार्टी जो भी लोकसभा मेंबर में एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं, कैन यू थिंक इज देयर इज एनी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे रियल मुद्दों को आवाज़ उठा सके? यस. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन. हाउ? एंड असदुद्दीन ओवैसी. आई थिंक असदुद्दीन ओवैसी ने आज के वक्त में जो इंडियन मुस्लिम्स की पॉलिटिक्स का परसेप्शन था उसे पूरी तरीके से चेंज किया है. ओके. मुसलमानों में बिलखुसूस इंडियन मुस्लिम्स में उत्तर प्रदेश, हिंदी बेल्ट में मैं बात कर रहा हूँ, यूपी, बिहार, हम लोगों को मसलमैन पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा क्रेज है हमारी सोसाइटी में. हम लोग पसंद करते हैं ऐसे पॉलिटिशियंस जो अपने आप में देखने में कदावर लगते हैं कि वो तो SHO से भी ऐसे बात करते हैं, उसको कुर्सी को लात मार देते हैं. ओके. सो यासी भाई, सिंस आप खुद एक पॉलिटिशियन है, तो आपका MIM को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है? एंड यू आर अ मेंबर ऑफ दिस पार्टी, आप खुद इस पार्टी से सीट लड़ चुके हैं. सो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पार्टी को लेकर? देखिए, जहाँ तक MIM पार्टी का सवाल है, तो MIM पार्टी ने जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है मुस्लिम पॉलिटिक्स का, उसको ब्रेक किया है. बिलखुसूस अगर मैं बात करूँ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की, वो भी जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 2 स्टेट्स को अगर मैं माइंड में रखकर बात करता हूँ, इन 2 स्टेट्स में जो मुस्लिम्स का टेस्ट है पॉलिटिशियंस को लेकर, वो एक मसलमैन पॉलिटिक्स वाला. ओके. मतलब जो मुस्लिम्स आज MIM के आने से पहले, MIM नॉर्थ इंडिया में 15 साल पहले एक्टिव हुई है. राइट. 15 साल पहले मुस्लिम्स का, नॉर्थ इंडियन मुस्लिम्स का, बिलखुसूस ये 2 स्टेट के मुसलमानों का जो टेस्ट था वो एक मुसलमान पॉलिटिशियन वाला था. ओके. ये मैटर ही नहीं करता था उनको कि हमारे इश्यूज क्या है, नेशनल इश्यूज क्या हैं. उनको लोकल इश्यूज होते थे और लोकल इश्यूज में भी उनके बड़े पेटी इश्यूज होते थे. ओके. उन्होंने अपने पॉलिटिशियंस को ना बहुत छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व रखा है. तहसील लेवल के आपके काम हो गए, किसी लोकल अधिकारी को हड़का दिया, बस वो उन्हीं तक सीमित है. Okay. लेकिन MIM पार्टी ने इंडियन मुस्लिम्स एट लार्ज फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड कच्छ टू कोहिमा, मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की कि आपके 2 मसाइल हैं. ब्रॉडली कैटेगराइज देम इनटू 2 कैटेगरीज. पहला आपके नेशनल इश्यूज हैं. नेशनल इश्यूज में सबसे बड़ा इशू है आपका रिजर्वेशन, आपका आपका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन.
in administration, in judiciary, in all departments. ये MIM पार्टी ने एक डिस्कोर्स इंडियन मुस्लिम्स को एट लार्ज दिया, और जो आपके लोकल मसाइल हैं, वो आप जो आपके पैटी इश्यूज हैं, वो दूसरी कैटेगरी में। तो MIM पार्टी पिछले 15 सालों में अगर कुछ स्टेट्स में उन्होंने सीट्स भी निकाली हैं और कुछ स्टेट्स में सीट नहीं निकाली अभी तक इलेक्शन, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि MIM पार्टी कामयाब नहीं हुई है। MIM पार्टी पिछले 15 साल में उस डिस्कोर्स को क्रिएट करने में कामयाब हुई है। और एज फार एज असदुद्दीन ओवैसी इज कंसर्न, मेरा पर्सनली ओपिनियन है, ये मेरी पार्टी का स्टैंड नहीं है, आई एम नॉट एन ऑफिशियल स्पोक्समैन ऑफ माई पार्टी, तो मैं जो कह रहा हूँ अपने पर्सनल कैपेसिटी में बोल रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी को जो कंट्रीब्यूशन इंडियन मुस्लिम्स को देना था, ही हैज़ डन इट। इससे ज़्यादा मैं नहीं मानता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी को और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना है। अब आप पूछोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ही इज़ अ ग्रेट पॉलिटिशियन, ही इज़ अ ग्रेट स्पीकर इन द पार्लियामेंट, और वो हमारे मसाइल्स को बहुत अच्छा उठाते हैं। वही फिर मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि सीट जीतने को मैं कामयाबी नहीं मानता। ओके, देन असदुद्दीन ओवैसी ने इंडियन मुस्लिम्स में बिलखुसूस यंग एज की जो हमारी क्लास थी, जनरेशन थी, उसके अंदर, उसके जहन में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। इवन इफ असदुद्दीन ओवैसी डाई टुडे, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। बहुत जो क्रिटिक हैं, जो डिफरेंट पार्टीज से हैं, वो बोलते हैं कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें वन मैन शो है, देयर इज़ ओनली असदुद्दीन ओवैसी। वो आते हैं स्टेज पे, बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, तो नारे लगते हैं, दिस इज व्हाट योर पार्टी डज। मैं उनसे बोलता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी को जो करना था, अब असदुद्दीन ओवैसी जो कर रहे हैं बोनस है हमारे लिए, एज लॉन्ग एज ही लिव्स, वो एक एक्स्ट्रा हो रहा है। मेरी नज़र में जो उन्होंने करना था वो कर चुके, वो एक इनकलाब बर्पा कर चुके। उन्होंने अपने जैसे 1 लाख असदुद्दीन ओवैसी क्रिएट कर दिए, और जो ड्रीम है उनके वालिद साहब का या जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है, वो जो फुट सोल्जर उन्होंने क्रिएट किए हैं, जो आइडियोलॉजिकल सोल्जर हैं, आने वाले वक्त में 10 साल में, 20 साल में जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो लोग उसको पूरा करेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि MIM पार्टी ने जो डिस्कोर्स दिया है इंडियन मुस्लिम्स को, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो लड़ाई होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है परसेप्शन। आज जब हम एक इंडियन मुस्लिम पॉलिटिशियन की बात करते हैं, इवन इफ यू डिफर फ्रॉम असदुद्दीन ओवैसी और यू मे डिसलाइक असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन आपके माइंड में एक इमेज बनती है कि हमारा पॉलिटिशियन इतना वोकल होना चाहिए, इतना रिलीजियस भी होना चाहिए। वो हमको सिर्फ आइडियोलॉजिकली रिप्रेजेंट ना करे, हमको रिलीजियसली भी रिप्रेजेंट करे। ही शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ हिज बियर्ड। वो ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिशियन को लगने के लिए एक करेक्ट सेट ऑफ रूल्स है, उसको ऐसा ही लगना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी वेशभूषा के साथ में, अपने रिलीजियस और पॉलिटिकल डिस्कोर्स के साथ में अपने आप को इस्टेब्लिश करके दिखाया है, मिसाल बन के दिखाया है, एक आइडेंटिटी यू कैन से। इवन इफ फॉर एग्जांपल असदुद्दीन ओवैसी डाइज टुडे, क्योंकि अब वो टेस्ट, कहते हैं ना, शेर को खून मुंह लग चुका है। अब हिंदुस्तान के मुसलमानों को ऐसा पॉलिटिशियन सूट कर गया है, उन्हें समझ में आ गया है कि दाढ़ी रखना एहसास कमतरी की पहचान नहीं है। जो डिस्कोर्स एक बहुत लंबे वक्त से, सिर्फ इंडिया में नहीं कहूँगा मैं, पूरी दुनिया में मीडिया के माध्यम से जो ताकत है मुसलमानों के खिलाफ है, उन्होंने एक डिस्कोर्स खड़ा किया है और मुसलमानों के बच्चों में एक एहसास कमतरी पैदा की है टेलीविज़न के माध्यम से। आज की जनरेशन में वो एहसास कमतरी नहीं है। आज की जनरेशन बेबाक होकर बोल रही है कि ये हमारी पहचान है और ये हमारी आइडेंटिटी है और हम इसे कैरी करेंगे। और इसमें MIM पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान है, असदुद्दीन ओवैसी का एक बहुत बड़ा योगदान। बट यासिर भाई, डिस्पाइट ऑफ असदुद्दीन ओवैसी ने जितना कंट्रीब्यूट किया इंडियन मुस्लिम्स के लिए, 1-2 क्वेश्चंस है जो हमेशा रिवॉल्व होते हैं। लाइक MIM पार्टी को हमेशा बी पार्टी कहा जाता है BJP की, ओके। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि हमेशा ये चीज़ एक क्वेश्चन आता है कि इतने कम सीट में हम क्या ही कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू कंपेयर विद द अदर पार्टीज़, MIM पार्टी हैज़ नॉट दैट मच सीट्स, ओके।
दे मे हैव सम सीट्स फ्रॉम तेलंगाना, बिहार. सो ये दो क्वेश्चंस है जो मोस्टली रिवॉल्व होते हैं एंड दे हैव बीन क्रिटिसाइज फॉर दिस कि 4-5 सीट से क्या ही हो जाएगा, बी टीम है ये तो वोट काटती है. सो हाउ यू कैन डिस्क्राइब दिस, कैसे आप देखते हैं ये चीज़ों को? तो यहाँ पे एक्चुअली आपके दो सवाल हैं. हाँ जी. एक सवाल ये है, लेट्स बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, MIM इज अ बी टीम ऑफ बीजेपी. ओके. दैट्स व्हाट पीपल से, राइट? राइट. ओके. तो एक सवाल आपका ये है. दूसरा सवाल आपका ये है कि रिप्रेजेंटेशन की इतने ये हम क्या कर लेंगे, वो 80 हैं, हम 20 हैं, हम क्या कर लेंगे. मैंने शुरू में ही आपसे कहा था, व्हेन वी स्टार्टेड आई सेड कि हम लोग रिप्रेजेंटेशन की रियल मीनिंग को समझ ही नहीं पा रहे हैं. हमारी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में मिल जाता है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस वहाँ गए हैं, फॉर एग्जांपल हम 14% हैं, आउट ऑफ 114 MP हमारे मौजूद हैं विधान पार्लियामेंट में, लेकिन वो 14 MP हमारे मसाइल पर बात नहीं करते. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट मुस्लिम इशूज, दे आर टॉकिंग अबाउट इशूज ऑफ देयर पार्टी लाइन्स. कांग्रेस का जो पार्टी लाइन है, पार्टी मैनिफेस्टो है, वो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं. वो मेरे इश्यूज को उठाती ही नहीं है. सो दे आर नॉट माई रिप्रेजेंटेटिव. अब मैं बीजेपी की बी टीम के बारे में आपको बात करूँ. आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान के मुसलमान हो या हिंदुस्तान की जितनी भी अंडर प्रिविलेज क्लासेस हैं, एंड बिलखुसूस दलित, सबका रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस पार्टी ने किया. तो बावजूद इसके कांग्रेस के पास रिजर्वेशन भी था, दलित रिजर्वेशन था, उनकी सीट्स रिजर्व थी. बावजूद इसके कि उनके पास रिजर्वेशन भी था, बावजूद इसके उनकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठती थी, कांग्रेस खुद उठाती थी जिम्मेदारी के साथ में. बावजूद इसके काशीराम जी ने, माननीय काशीराम जी ने एक नई पार्टी क्यों बनाई? जी. तो अब वो माननीय काशीराम जी ने जो किताब लिखी चमचा यूं, जबकि उनके पास प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन था, रिजर्वेशन था, कांग्रेस पार्टी इनकी आवाज़ें उठाती थी जितना उठा सकती थी, उसके बावजूद भी वो एक नए विचार के साथ आए और उन्होंने बताया कि ये लोग चमचे हैं. तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने कांग्रेस को कमज़ोर किया, एक दलित पार्टी बनाई. तो क्या वो भी बीजेपी या उस वक्त के RSS से फंडेड थे? उन्होंने एक दलित आइडियोलॉजी को हिंदुस्तान में जो बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है उसको उन्होंने प्रोपोगेट किया, इंडिपेंडेंटली प्रोपोगेट किया. तो आज जब आप MIM पार्टी को जानने की कोशिश करेंगे, आपको माननीय काशीराम जी के उस स्ट्रगल को जहन में रखते हुए बात करनी है. ओके. हमारा भी यही मानना है कि जो नुमाइंदे मुस्लिम नाम के नुमाइंदे, उर्दू मुस्लिम नाम नहीं कहना चाहिए, उर्दू नाम के जो नुमाइंदे हैं, आप उनको मुस्लिम नुमाइंदे मत समझिए. उनका नाम उर्दू वाला हो सकता है, बट दे आर नॉट मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव. समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या राजद, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में, तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो नुमाइंदे उर्दू नाम वाले इन पार्टीज़ में वर्क कर रहे हैं, इनसे चुनकर जा रहे हैं, वो हमारे नुमाइंदे नहीं हैं. मैं आपको एक क्योंकि हमारी जनरेशन ने जो चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं, महसूस की हैं, एंड यू आर ऑल्सो, एज फार एज आई रिमेंबर, आप भी स्टूडेंट एक्टिविज़म से आए हो, मैं भी स्टूडेंट एक्टिविज़म से अलीगढ़ से आया हूँ. तो जिस वक्त सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था और शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो बेसिकली हिंदुस्तानी मुसलमानों का इंडिपेंडेंट फर्स्ट प्रोटेस्ट था किसी चीज़ को लेकर. इंडिया में मुसलमानों की हिस्ट्री में ह्यूज मार्जिन पर, एक मास लेवल पर, जो दिल्ली से शुरू हुआ. किसी भी पॉलिटिशियन की, जो कि मुस्लिम पॉलिटिशियंस थे सो कॉल्ड, उर्दू नाम वाले, समाजवादी पार्टी में हो या कांग्रेस में हो, उनमें जुर्रत नहीं थी. उनमें जुर्रत नहीं थी कि वो उसके खिलाफ बोल सकें. दे आर बाउंड बाई देयर पार्टी लाइन्स. एंड हमने ये चीज़ बहुत सारे जगह देखी भी है. कॉन्स्टिट्यूशन और समझते हैं, विप एक लीगल कॉन्सेप्ट है. ओके. एक पार्लियामेंट्री कॉन्सेप्ट है. ओके. अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव अपने इंडिविजुअल विचार पार्लियामेंट में किसी भी मौजू पर रखना चाहता है और पार्टी ने विप जारी की है, तो ही कैन नॉट स्पीक हिज ओपिनियन. वो अपनी पार्टी से बाउंड है. ओके. आपको
सिर्फ उर्दू नाम वाले लोग नहीं चुन रहे हैं, आपको एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी चुननी है जो आपके मसाइल पर खुलकर बात करना चाहती हो। एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, या विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली वो जब इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है पार्टी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके ही जा रही है, वो सारी लीगल प्रोसेस से होकर गुजर रही है हर चीज़ से। तो वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में यकीन रखती है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस में यकीन रखती है। बट यासिर भाई एक मिनट में कंप्लीट कर ओके देता हूँ ओके इसको। ओके अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह देता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इज दैट पार्टी जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन आज की तारीख में इन टूडेज सिनेरियो मुस्लिम्स के मसाइल को बेखौफ रख रही है। ओके अब आपको ये नहीं देखना है कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो किस रिलीजन से है, राइट, इट डजंट मैटर। फिर तो वो व्हाट मैटर्स इज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल, फिर तो वो एक बायस्ड वाला एक सिनेरियो आ जाएगा। इफ यू विल सी द रिलीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर, अगर कोई भी मेंबर खड़ा हो रहा है एमआईएम पार्टी से एंड स्पेशली यू आर सेइंग कि ये किस कम्युनिटी का है, तो फिर व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसका रिलीजन नहीं देखना है, आपको जो पार्टी चुनाव लड़ रही है उसका मैनिफेस्टो देखना, मैनिफेस्टो इज इम्पोर्टेंट, राइट, उसकी आइडियोलॉजी को समझना है, और उस पार्टी पर फिर कोई भी कैंडिडेट आए आपको उसको लड़ाना होगा। यही बात शेड्यूल कास्ट, दलित कम्युनिटी बहुत अच्छे से लास्ट 80 ईयर्स में हिंदुस्तान में समझी है, और इसी बात को इंडियन मुस्लिम्स नहीं समझ पाया। इंडियन मुस्लिम्स को सिर्फ चाहिए कि एक सफेद कुर्ता पजामे में एक बाहुबली आएगा, वो किसी सरकारी अधिकारी को हड़काएगा और हमारा नेता बन जाएगा। थोड़े इस ट्रेडिशनल अप्रोच से हमें निकलने की ज़रूरत है, काबिल लोगों को और पढ़े लिखी जनरेशन को लाने की ज़रूरत है जो आपके हकीकी मसाइल को समझती हो, तो जानती हो। तो आई थिंक मैंने आपके दोनों सवालों के जवाब दिए। पहला सवाल आपका ये था कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, जबकि मैंने आपको ये साबित करने की कोशिश की है कि जो भी मुस्लिम सोसाइटी में जो भी कोई ऐसी पार्टी आएगी करंट सिनेरियो में, क्योंकि ऑलरेडी जो सो कॉल्ड सेकुलर मुस्लिम लीडर्स हैं जो और दीगर पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो ऐसा भ्रम सोसाइटी में फैलाने की कोशिश करते हैं ये बीजेपी की बी टीम है। ना ही तो वो खुद अवेयर हैं एक मुस्लिम पॉलिटिशियन कैसा होना चाहिए, और ना ही वो समाज को उस चीज़ के लिए अवेयर होने देना चाहते हैं। लेकिन आज की जनरेशन, मेरा ऐसा मानना है, जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर है, और यंग जनरेशन चाहती है कि उनके मसाइल पर खुलकर बात हो। तो ये जो पुराना इल्ज़ाम है 10-15 साल से इल्ज़ाम लगता आ रहा है बीजेपी की बी टीम है, अब पब्लिक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। एग्जाम्पल है आपके सामने बिहार का इलेक्शन, यस, किसी पार्टी ने भी हमें साथ में नहीं लिया, सब पार्टीज़ ने हमें जो है डिसऑन करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की आवाम ने जो रिजल्ट दिया है, मतलब हो सकता है कि बहुत लोगों को, मेरी पार्टी के भी लोगों को मेरी ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि बिहार में जिन सीट्स पर एमआईएम ने चुनाव लड़ा है, वहाँ पर एमआईएम ने चुनाव नहीं लड़ा है, वहाँ पर लोगों ने चुनाव लड़ा है, लोगों ने, वहाँ पर आवाम ने चुनाव लड़ा। आवाम ने उस मानसिकता को हराने की कोशिश की है जो मुसलमानों को डिसऑन करते हैं। आपको जब वोट चाहिए होगा तो आप मुझे ऑन करते हैं, और इलेक्शन के बाद जब मेरे मसाइल पर बात करने की बात आएगी तो आप मुझे डिसऑन करते हैं, और ये बोलते हैं कि अगर हम मुसलमान के मुद्दे पर बात करेंगे तो हिंदू हमसे नाराज हो जाएंगे, हमारा हिंदू वोट बैंक हमसे नाराज हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। हमारे सामने तो सिचुएशन ऐसी है कि हमारे सामने डू और डाई वाली सिचुएशन है। हम पिटते भी हैं, हम मर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी आवाज़ नहीं उठ सकती। तो ये कैसी लाकानूनियत है, ये कैसा सिस्टम है। एमआईएम ने इस सिस्टम से बगावत की, जो सिस्टम समाजवादी पार्टी ने, जो सिस्टम कांग्रेस ने बनाकर खड़ा किया था, और यही वजह है कि पीपल लाइक मी और यंग जनरेशन लाइक मी इज नॉट सुटेबल इन एनी पार्टी। मैं कांग्रेस में कभी जा ही नहीं सकता, और समाजवादी पार्टी में वर्क कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं वो जनरेशन हूँ जो वोकल है। मैं उस जनरेशन से हूँ जो अपनी बात को बहुत
बेखौफ होकर रखना चाहते हैं, और ये पार्टीज हमें वो अलाउ नहीं करेंगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये रिप्रेजेंटेटिव जो समाजवादी पार्टी, राजद या सो कॉल्ड कांग्रेस से चुनकर जा रहे हैं, दे आर नॉट मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन पार्टी। और दूसरी बात जो आपकी थी कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, तो जिस तरह से मैंने आपको माननीय काशीराम जी की मिसाल दी, आप कह सकते हैं कि माननीय काशीराम उस वक्त आरएसएस की बी टीम थे, तो ऐसे ही आप कह दीजिए असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है, क्योंकि एक इनकलाब बर्पा कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माननीय काशीराम जी ने भी एक इनकलाब बर्पा किया और दलित आइडेंटिटी इंडिपेंडेंटली क्रिएट की, और एक दिन ऐसा आएगा कि एमआईएम पार्टी भी मुसलमानों की आइडेंटिटी क्रिएट करेगी। लेकिन जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि एक आइडेंटिटी मुस्लिम से क्रिएट करेगी, तो मैं आपको ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर और बता दूं कि एमआईएम पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाती है, हम हर शोषित वर्ग के साथ खड़े हैं, उसमें दलित हों, आदिवासी हों, हम तो ये कहते हैं हत्ता कि कोई ब्राह्मण हो और वो शोषित हो तो हम उसके भी साथ खड़े हैं। हम एक शोषित वर्ग के जिनकी आवाज़ें, अभी आपका शो का नाम है अनहर्ड वॉइस, मैं इसी पर रिलेट कर देता हूँ कि एमआईएम पार्टी अनहर्ड वॉइस को जगह देने की बात करती है। जिन कम्युनिटीज को सुना नहीं गया है ड्यू टू देयर नंबर्स, लोकतंत्र में तो नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू देयर नंबर्स, तो हम ये नहीं देखते हैं कि उसके नंबर क्या है, हम ये देखते हैं उसका इशू क्या है, और हम उसके जो जेन्युइन इश्यूज हैं उसको रखने की कोशिश करते हैं। स्पेशली कोई भी हमारे कम्युनिटी में सोशली वीक है, not even in my community, in any community, I'm saying even if a Brahman is not only socially weak, शोषित है, उसका शोषण हो रहा है किसी ब्राह्मण का, तो हम उसकी आवाज उठाएंगे, we will become their voice। ये एमआईएम का पर्सपेक्टिव। बट यासिर भाई, एज यू सेड कि एमआईएम पार्टी इज नॉट जस्ट मुस्लिम्स पार्टी, ओके, बट हमें पता है कि 90% से ज़्यादा जो मुस्लिम्स आइदर दे एमपी और एमएलए जो एमआईएम पार्टी में हैं वो मुस्लिम्स हैं। सो हाउ विल यू जस्टिफाई कि ये मुस्लिम्स पार्टी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 90% से ज़्यादा इसमें मुस्लिम्स हैं। एंड सेकंड थिंग, वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इंक्लूड दैट, अभी आपने कहा कि एमआईएम पार्टी पर्टिकुलरली असदुद्दीन ओवैसी वो एक पर्टिकुलर एक अपना आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, राइट, कि आप अपने हक के लिए लड़ो, राइट, आप अपना आवाज़ खुद से उठाओ। डू यू थिंक कि जिस तरह से वो अपना 100% दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, स्पेशली फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, फॉर आवर नेशन, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं अपना कंट्रीब्यूशन उस पार्टी के लिए, असदुद्दीन ओवैसी के लिए? व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि एज यू सी 2022 का जब इलेक्शन हुआ था, आई थिंक 100 सीट्स पर एमआईएम लड़ी थी, एंड नॉट अ सिंगल सीट एमआईएम हैज़ वन फ्रॉम यूपी, एंड यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट पार्टी। तो अगर हम बिहार को एंड यू कैन से महाराष्ट्र को अगर हटा दें, तो हम पूरी तरह से कंट्रीब्यूट क्यों नहीं दे पा रहे? हम एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो ओवैसी साहब उठा रहे हैं वो हम उसे क्यों नहीं समझ पा रहे? आपने, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपने दो सवाल मुझसे किए हैं जी। एक सवाल आपने किया है कि डिस्पाइट आई एम सेइंग दैट वी डोंट सोनली रेज वॉइस ऑफ मुस्लिम्स, वी आर रेजिंग वॉइस फॉर एवरीवन, लेकिन उसके बावजूद व्हाई डू वी हैव ओनली मुस्लिम एमपीज एंड एमएलएस? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि असदुद्दीन ओवैसी इज डूइंग वेरी हार्ड वर्क, बट वी आर नॉट डूइंग, आई मीन वी द पीपल, वी वर्कर्स और मुस्लिम्स। तो वही जो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जब भी कोई रिवोल्यूशन आता है, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन किसी भी कम्युनिटी में, तो सबसे पहले उसके टॉर्च बियरर उसी कम्युनिटी के लोग बनते हैं। जब तक आप खुद उसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे, कोई आपके साथ नहीं आएगा। आप पहले वॉइस बन के आगे आते हैं, अपने मौक़िफ़ लोगों के सामने रखते हैं। पिछले 15 सालों में एमआईएम पार्टी ने नॉर्थ इंडिया में अपना मौक़िफ़ रखा है, और उस मौक़िफ़ को रखने में हम बहुत सारे फेजेस से गुजरे हैं, स्टेजेस से गुजरे हैं। हमने क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त किए हैं, और वो वक्त भी था कि जब तनकीद हम पर होती थी तो हम बहुत ज़्यादा बेइज्जत फील करते थे, अपने आप को बहुत इंसल्टेड, और अपने आप को बहुत अलूफ भी फील किया है हमने। लोगों ने हमें बिल्कुल अलग ले जाकर रखा, और फिर एक फेज़ वो भी आया कि हमारी एक्सेप्टेंस होनी शुरू हुई। बहुत ज़्यादा लेवल पर नहीं हुई तो थोड़े से लेवल पर एक्सेप्टेंस होने लगी। अब जब कोई रिवोल्यूशन अपनी पहली स्टेज से गुजर जाता है, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर लेता है, मैं आपको आज जो मेरे पॉलिटिकल गुरु थे उनकी एक कहावत, उनकी एक मिसाल बता देता हूँ इस जगह पर। उन्होंने मुझे मेरी स्टूडेंट लाइफ में समझाया था, सिंस ही न्यू कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि यू आर ए गुड स्टूडेंट एंड यू विल बी ए गुड पॉलिटिशियन वन डे। मुसलमानों को पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस की बहुत ज़रूरत है,
तो उन्होंने मुझे गौतम बुद्धा की मिसाल देके बताया, आप अपनी ज़िंदगी में 3 फेज से गुजरोगे। राइट। और चूंकि मैं उत्तराखंड बॉर्डर से हूँ तो मैं वो बात बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि रिवर्स चलती हैं वहाँ पे, पहाड़ों से पानी उतरता है। तो जब पहाड़ों से पानी उतरता है रिवर्स में, तो आपने सेडिमेंटेशन तो पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, सेडिमेंट रॉक्स होते हैं, तो नदियों के बीच में पत्थर बनने शुरू होते हैं। तो 3 तरह के पत्थरों की उन्होंने मुझे मिसाल दी। ओके। उन्होंने बताया कि पहला पत्थर वो होता है जो कुछ करना तो चाहता है, उसका मिशन होता है कि आई हैव टू डू समथिंग, लेकिन वो समाज के दबाव में, पानी के बहाव में, कोई ऊपर से पानी का बहाव आया और वो बह जाता है साथ में, वो रेसिस्ट नहीं कर पाता। ओके। दूसरा पत्थर जो होता है वो रेसिस्ट करता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और वो एक लंबे अरसे तक अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा पर खड़ा रहता है डिस्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म, एवरीथिंग। लेकिन वो भी बेचारा बदकिस्मत, उसे भी ज़िंदगी में एक ऐसा पुश मिल ही जाता है फाइनली कि कोई बहुत ही ज़्यादा हैवी पानी का फ्लो उतरा पहाड़ से, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई ऊपर, और उसको भी आखिर एक दिन बह जाना होता है। ओके। और तीसरा जो पत्थर होता है, वो सारी यातनाएं झेलने के बाद, सारी परेशानियां झेलने के बाद खड़ा रहता है वहीं पर। आप जब पहाड़ों पर जाएंगे, नदियों में, ये बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आएंगे, बहुत बड़े बड़े पत्थर, इंसान या कद से भी डबल डबल। ये वही पत्थर है, गौतम बुद्धा का तीसरा पत्थर। MIM पार्टी अपने 2 फेज से गुजर चुकी है। जो उस पत्थर के 2 फेज थे, MIM पार्टी क्रिटिसिज्म से, सामाजिक दबाव से, उत्पीड़न से, MIM पार्टी अपने तीसरे फेज में एंटर कर रही है, और उसकी शुरुआत बिहार इलेक्शन से हुई है। MIM पार्टी वो तीसरा पत्थर बनने जा रही है। अब मैं आपसे आपके दूसरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने दूसरी बात कही कि असदुद्दीन ओवैसी इज डूइंग हिज बेस्ट। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था, असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों के लिए जो करना था मेरी नज़र में वो कर चुके हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में मेरी नज़र में जिस मकसद से भेजा था वो उन्होंने कर दिया। Okay. सोई हुई कौम को जगाना ही अपना आप में एक बहुत बड़ा इनकलाब है। वट एवर ही वॉन्टेड टू डू, ही डिड इट। अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यंग जनरेशन लाइक मी, लाइक यू एंड लाइक एवरीबडी एल्स, अब हम उस आइडियोलॉजी को, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं, उन्होंने हमें पढ़ना भी सिखाया, उन्होंने हमें लड़ना भी सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान को नज़र में रखते हुए आप अपनी लड़ाई किस तरह से लड़ोगे। व्हाट आई सेड, इवन इफ असदुद्दीन ओवैसी डाइज टुडे, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। किस साहब ने मुझसे कहा था कि अगर कल को एक बार डासना टोल पर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर एक हमला हुआ था, मेरठ आई थिंक मेरठ समवेयर, मेरठ, तो किसी ने मुझसे कहा कि लो मुझे नहीं पता कि वो बुलेट कितने की मिलती है, फॉर एग्जाम्पल 1000 की मिलती है। तो किसी ने कहा कि क्या होगा, कहाँ गई क़यादत। आपकी क़यादत महज 1000 रुपये की थी। अगर वो 1000 रुपये की क़यादत लग जाती है आपके यहाँ, तो आपकी क़यादत ख़त्म थी। तो मैंने कहा यही तो बेसिक डिफरेंस है, आप समझ नहीं पा रहे। क़यादत को जो काम करना था, क़यादत वो काम कर चुकी है। आई मीन असदुद्दीन ओवैसी को जो काम करना था, ही हैज़ डन इट, and he has created more than 1 lakh Assaduddin Owaisi in India. I am one of such example. अगर मैं बहुत बेबाक होकर आपके सामने अपनी बात रख पा रहा हूँ तो बिकॉज आई आइडियलाइज्ड हिम। मैंने उनसे सीखा, उनको देखकर टीवी डिबेट्स में, पार्लियामेंट की डिबेट्स में, और मुझे समझ में आया कि एक इंडियन मुस्लिम का पॉलिटिशियंस ऐसे होने चाहिए। तो उन्होंने ऑलरेडी जो पर्पस हल करना था कर दिया, मेरे अंदर एक असदुद्दीन ओवैसी को जन्म दे दिया, और मेरे जैसे 1 लाख लोग और हैं जिनके अंदर असदुद्दीन ओवैसी हैं। बट जैसे कि मैंने गौतम बुद्धा का आपको मिसाल दिया, तो हर स्ट्रगल 3 फेज से गुजरता है। अब हम 2 फेज से गुजर चुके हैं और तीसरे फेज से अब हम गुजर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक दिन आने वाले वक्त में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा पत्थर, एक जायंट आपको नजर आएगा, और कन्याकुमारी से लेकर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कोहिमा तक पूरे मुसलमानों की एक आवाज़ होगी। और जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था, हमें ज़रूरत है अपने मसाइल को 2 हिस्सों में तकसीम करने की। एक हमारे नेशनल इश्यूज़ हैं, हमें ये नहीं देखना है
कि ज़िला बिजनौर के मुसलमानों के मसाइल अलग हैं और मुरादाबाद के मुसलमानों के मसाइल अलग हैं और किशनगंज के मुसलमानों के मसाइल, आपके क्षेत्रीय मसाइल तो अलग हो सकते हैं लेकिन आपके राष्ट्रीय मसाइल अलग नहीं हो सकते। तो MIM पार्टी जिस विचारधारा पर काम कर रही है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बताने में कामयाब हुई है कि आपके दो मसाइल हैं, एक नेशनल इश्यूज हैं, एक लोकल इश्यूज हैं। लोकल इश्यूज के लिए लोकल बॉडी के लोग हैं, लोकल इश्यूज के लिए चेयरपर्सन है, नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के लोग हैं, आप वो उनसे हल करवाइए। लेकिन आप अपने पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव से वही काम करवाइए जिस काम के लिए आपने उन्हें चुना है, एंड दैट इज टू रेज योर नेशनल इश्यूज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप एक MLA से लाइसेंस का काम मत करवाइए कि मेरा लाइसेंस जो है वो जब्त हो गया, आप उसे रीइश्यू करवाओ। ये MLA का काम नहीं है। MLA का काम है आपके मसाइल को सही जगह पर रेज करना ताकि वो रिकॉर्ड में आ सकें। और MIM पार्टी मुसलमानों को ये बताने में किसी हद तक कामयाब हो चुकी है कि आपके दो इश्यूज हैं। सो यासी भाई, हम थोड़े से इस टॉपिक्स को डाइवर्ट करते हैं एंड वी विल टॉक पर्टिकुलरली अबाउट द इंडियन मुस्लिम्स हु इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन एजुकेशन and government job. Basically in bureaucrats only 2.5% Muslims के contribution है, like IAS, IPS out of 14%. And when it comes to education, बहुत सारे Muslim students, basically teenagers, वो primary school करने के बाद when they go to secondary school, वो drop out कर देते हैं. Okay? And one more thing, हम जितने भी mostly street vendors देखते हैं, बिरयानी shops देखते हैं, you can say self-employed, खुद की शॉप, like they are not controlled by anyone, any company, any big entrepreneurship, like they are not much interested in all these things. तो what is the reason जहाँ हम एजुकेशन में इतने पीछे हैं, ब्यूरोक्रेट्स में इतने पीछे हैं, एंड हम उस तरह से एज अ नेशनलिस्ट, एज अ नेशन कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने देश में? इज इट फैमिली प्रेशर और इज इट अ डिस्क्रिमिनेशन or is it something which people don't know? इसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा जो डेटा आप मुझे बता रहे हो, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, बहुत फेमस रिपोर्ट थी उस ज़माने में, और बहुत कंट्रोवर्शियल इसलिए रही क्योंकि सिर्फ इस पर बात हुई, कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और हमारी पार्टी ने वक्तन पे वक्तन हमेशा ये आवाज़ उठाई है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन की ज़रूरत है। सच्चर कमेटी ने भी यही रिकमेंडेशन इसमें दिया है। तो यहाँ पे दो जवाब हो सकते हैं इस चीज़ के। एक चीज़ तो ये है कि हाँ, डिस्क्रिमिनेशन में बोल सकता हूँ ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मुस्लिम्स को रिजर्वेशन की सख्त ज़रूरत है, मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, और वो तभी मुमकिन है जब हम उनकी सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को समझते हुए उनको रिजर्वेशन दें। तो रिजर्वेशन से ये फ़ायदा होगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो प्रॉपर जिसका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। येस, वी ट्रूली नीड मुस्लिम रिजर्वेशन, और ये मेरी पार्टी का भी मौक़िफ़ है। हम लोग टाइम एंड अगेन इस मौजू को उठाते रहते हैं पार्लियामेंट में। मुझे आज भी याद आ रहा है, हमारे पार्टी के MP साहब हैं, इम्तियाज़ जलील साहब, फॉर्मर MP साहब, तो आई थिंक चुनाव हो रहा था महाराष्ट्र में, नगर पालिका का आई थिंक चुनाव था, नगर निकाय का जी। तो नगर पालिका के चुनाव में उन्होंने ये प्रपोजल दिया था उस वक्त की पार्टियां, जो सेकुलर पार्टीज थी, आप हमें 5% रिजर्वेशन दीजिए तो हम निकाय चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस मौजू पर भी मैं थोड़ा सा डिटेल में बात कर लूंगा अगर, कि व्हाट MIM वांट्स। MIM डज नॉट वांट MP, MLA और एनीथिंग। आप इस पर इसके बाद सेपरेट एक क्वेश्चन कर लीजिएगा ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं कि व्हाट MIM एक्चुअली वांट्स। बट द थिंग इज, अभी हम सपोज दैट हम इस पार्टी का बात नहीं करते हैं, ओके, या इन जनरल पर्सपेक्टिव, एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू इन्वॉल्व कि सिर्फ गवर्नमेंट इस चीज़ की, मतलब दे आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल कि वी आर नॉट गेटिंग द रिजर्वेशन, और हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम उस काबिल नहीं बन पा रहे रिजर्वेशन के लिए। नो, आई थिंक यू आर रॉन्ग, ओके, योर डेटा इज रॉन्ग। ओके, ये डेटा पुराना है। मैं आपको मिसाल दूंगा उत्तर प्रदेश की,
और उसमें भी बिलखुसूस वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अभी योगी गवर्नमेंट ने ये बहुत चल रहा था न्यूज़ में, बहुत कंट्रोवर्शियल था, जो यूपी के जो स्कूल्स हैं, बेसिक जो स्कूल्स हैं, तो उनको रिड्यूस करने की बात चल रही है। ओके, अगर आपको उसका नॉलेज हो, व्हाट वे? क्योंकि ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है सरकारी स्कूलों में। ओके। जो सरकारी प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक्चुअली वो ज़माना अब नहीं है कि जब आवाम गवर्नमेंट स्कूल्स पर डिपेंडेंट थी। प्राइवेट स्कूल्स की भरमार है। आप नंबर ऑफ एनरोलमेंट मुस्लिम्स के प्राइवेट स्कूल्स में देखिए, इंडिविजुअल लेवल पर मुस्लिम्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू गेट देयर चिल्ड्रन एजुकेटेड। वो उनको आप सर्वे कीजिए और प्राइवेट स्कूल्स में जाके उनका नंबर ऑफ एडमिशंस देखिए। हमारे ज़माने में जब हम प्राइमरी में थे, तो उस ज़माने में एक प्राइमरी स्कूल प्राइवेट हो जाना किसी भी इलाके में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था। लेकिन आज के ज़माने में हर नुक्कड़ पर एक प्राइवेट स्कूल मुसलमानों का रन कर रहा है। तो मुसलमानों का रुझान एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमान सिर्फ पंक्चर जोड़ता है। पंक्चर जोड़ना भी एक बहुत रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और समाज को संतुलन की ज़रूरत है, समाज को हर तबके के लोगों की ज़रूरत है। तो आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट पार्ट, लेकिन मैं क्या बताना आपको चाहता हूँ कि आप आज का डाटा देखिए, मुसलमान अब इंडिविजुअल वे में और इंडिविजुअल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कर रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाँ, उनको गवर्नमेंट के एफर्ट्स की भी ज़रूरत है, चाहे वो जो भी सिटिंग गवर्नमेंट हो। मैं आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट ओनली बीजेपी और कांग्रेस और सपा, एनी गवर्नमेंट। क्योंकि जब आप एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठते हैं तो आप फिर सबके लिए डिसीजन लेते हैं, नॉट फॉर द पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसने आपको वोट किया है। आप पूरी पब्लिक को, पूरी आवाम को साथ लेकर फैसले लेते हैं। बट एज द रिपोर्ट सेज, एज सजेस्टेड, रिकमेंडेड बाय द रिपोर्ट्स, प्रीवियस रिपोर्ट्स, मुस्लिम्स नीड रिजर्वेशन। तो आपको इस चीज़ को भी पॉजिटिवली देखना चाहिए और गवर्नमेंट सपोर्ट इज रियली नीडेड फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप ये मत देखिए कि 2.5% हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट। आप देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने बड़े हैं। उस जमाने में कितना नंबर ऑफ एप्लीकेंट सिविल सर्विसेज के लिए आ रहा था, इस टाइम में कितना नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आ रहा है। अगर आप उन्हें रिजर्वेशन भी दे दें तो ज़्यादा बैलेंस बन पाएगा। ओके, तो आई थिंक ये मेरी पार्टी का भी मौकिफ है। इन जनरल आई एम सेइंग एंड आल्सो पर्टिकुलरली आई एम सेइंग व्हाट माय पार्टी थिंक कि रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए। ओके, सो बट स्टिल हम एज अ मुस्लिम्स बहुत जगह देखते हैं कि हमारे ख़ुद के बच्चे दे डोंट वांट टू एजुकेट देमसेल्फ। अभी मैं एक रिसेंटली एग्जांपल दे रहा हूँ। वी वर इन ओखला विहार। नो, जहाँ से हमने माइक परचेज़ किया, आई थिंक फिर इन ओखला विहार द गाय वी मेट स्मॉल वन, अरे जहाँ से हमने माइक परचेज़ किया चलो कुछ भी। ओके, सो वी मेट अ गाय, he was I think 18 to 19 years old. Okay. And I think his name was Rihan, something like that. So we just asked him simply कि क्या कर रहे हो, इसके अलावा पढ़ाई करते हो? So he was like, पढ़ लिख कर क्या करूँगा? तो मैंने ये चीज़ सोचा कि इसके माइंड में ये चीज़ इनकलकेट कैसे हो गया? हाउ कैन ही से कि मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगा? दैट इट्स नॉट हिज फॉल्ट। कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एट द एज ऑफ 18 वो इस बात का एहसास अपने बच्चों को दिलाएं कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ माइनॉरिटी इन दिस कंट्री। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, अदर एग्जांपल्स, जहाँ पर मैंने पर्सनल लेवल, ग्राउंड लेवल पर देखा टीनेजर्स को, दे डोंट वांट टू एजुकेट। वो कहते हैं क्या करेंगे, इससे अच्छा हम कुछ काम ही कर लेते, बिजनेस कर लेते, पढ़कर कौन ही बड़ा हुआ, तीर मारा। सो ये एक परसेप्शन कहाँ से आ रहा है? ओके, अली, आर यू मुस्लिम? ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर मुस्लिम, राइट? You are an Indian Muslim? Indian Muslim. Okay. See, historically जब कोई कम्युनिटी इसलिए डिसऑन की जाती है और उसको बार बार इस बात का एहसास दिलाया जाता है, तुम जाहिल हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तो अक्सर ना इस तरह की बातें होती हैं कि फिर हम देखते हैं कि यार, क्योंकि हम एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। इंडियन मुस्लिम्स एहसास कमतरी में यहीं पर मुब्तला है। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या जवाब दे रहा हूँ। सी, आपको
इसलिए नहीं पढ़ना कि आप एक डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, आपको इसलिए पढ़ना कि आप बेहतर जिंदगी गुजार बेहतर सकें, जिंदगी, एक आप अच्छा बिजनेस कर सकें, एक अच्छा इंसान बन एक सके अच्छे इंसान बन सकें, एंड सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सोसाइटी सके। को वो भी रन कर रहे हैं जो रिक्शा चलाते हैं, सोसाइटी को वो भी रन कर रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं। अब एक पूरी कम्युनिटी तो डॉक्टर नहीं बन सकती ना, उस कम्युनिटी में कुछ डॉक्टर्स भी होंगे, कुछ इंजीनियर्स भी होंगे। तो मुस्लिम कम्युनिटी में जिन लोगों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो मेहनत कर रहे हैं, जितनी परसेंटेज जो करना है वो कर रहे हैं। और जिसको बिजनेस, वन सेकेंड, जिसको बिजनेसमैन बनना है तो वो बिजनेस भी कर रहे हैं। एक चीज कम्युनिटी को समझने की जरूरत है, वो ये है कि हमें इसलिए नहीं पढ़ना कि जॉब करनी है, हमें इसलिए पढ़ना है कि हमें एक अच्छा बिजनेस करना है। बिजनेस। एक अच्छा बिजनेस करने के लिए भी एक बेसिक एजुकेशन की जरूरत है। ऑन दैट पार्ट आई एक्सेप्ट व्हाट यू आर सेइंग, ऑन दैट पार्ट। लेकिन दूसरी जगह पर मैं बिल्कुल भी अपोलोजेटिक नहीं हूं इस चीज में। ओके। अगर मेरी कम्युनिटी का कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है और वो कोई बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो आई विल नॉट डिसऑन हिम, आई विल रेस्पेक्ट हिम, ही इज अर्निंग। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ही सेड कि पढ़ लिख कर करूंगा क्या? या इट्स ओके, इट्स ओके, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। ये मैंने आपको बताया ना कि व्हेन यू आर लिविंग एज ए माइनॉरिटी समवेयर एंड यू आर बीइंग टोल्ड ऑलवेज, आपको हमेशा बताया गया है कि आप तो जाहिल हैं, आप तो ये हैं, और आप क्या कर सकते हो, और आपके लिए तो जॉब्स ही नहीं है। तो बचपन से क्या है ना कि हम लोगों के जहन में सिंस वेरी यंग एज ये बताया गया है कि आपके लिए तो जॉब्स नहीं है। अभी अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि 10% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जा रहा है, तो यही बच्चा फिर कुछ और बोलेगा मैं पढ़ूंगा, हमारे लिए 10% जॉब्स हैं एंड आई विल कॉम्पीट इन दैट 10%। तो ये जो एटीट्यूड है वो हिस्टोरिकली भी आता है, आप किस माहौल में बड़े हुए हैं, प्लस गवर्नमेंट का कितना मेजर है, आपको सपोर्ट कर रही गवर्नमेंट मेंटली। अगर गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दे 10% रिजर्वेशन दिया, तो वो बच्चा फिर वो बात नहीं करेगा कि हम पढ़ लिख के क्या करेंगे, वो कहेगा कि नहीं, आउट ऑफ दैट 10% आई एम द वन हु विल कॉम्पीट दैट एग्जाम, राइट। उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट एज वेल एज सोसाइटी दोनों की जरूरत है। ओके, ओके। सो सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एज अ इंडिविजुअल हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यू कैन से कि हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं। इफ़ यू जस्ट फॉरगेट अबाउट द गवर्नमेंट, ओके, फॉर 1 सेकेंड, फॉर 1 मिनट, ओके, हमारे अंदर क्या कमियां है? आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि हमारे अंदर वो चीज़ें, वो एक ड्रॉबैक्स क्या है जो हम खुद नहीं देख पा रहे। ओके, सी, आप एक्चुअली लास्ट में मुझे वहां पर लाना चाहते हैं कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की तरफ, कि आप अपनी कम्युनिटी को भी थोड़ा सा बिकॉज करें। स्टार्टिंग में आपने एक बात कही हमसे कि अगर आपको ट्रैवलिंग भी करना है, सो फॉर दैट यू हैव टू इंटरेक्ट विद द पीपल, फॉर दैट यू हैव टू रीड बुक्स, आपको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ के बारे में होना चाहिए, देन ओनली आप दुनिया के पर्सपेक्टिव को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। सो मैं उस चीज़ को यहाँ रिलेट कर रहा हूँ। चले तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यासिर भाई, जस्ट एक चीज़ मैं ऐड करना हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे एज अ पर्सनली फील होती है ये चीज़। मैं पर्सनल लेवल पर भी बहुत जगह ऐसा देखा हूँ जहाँ पर आई कंसिडर कि मुझे वहाँ नहीं होना चाहिए, बट स्टिल मैं वहाँ हूँ, और क्यों हूँ ये मुझे नहीं पता। बट आई फील कि अगर हमारे लोग, हमारी सोसाइटी एक कंबाइंड एसोसिएशन अपने आप को बेटर इम्प्रूव करे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, तो आई थिंक हम कंट्रीब्यूट तो करेंगे नेशन के लिए, हम अपने आप को भी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि यू सी फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स हम एज ए एजुकेशन में बहुत ऊपर गए। मतलब इफ़ आई कंपेयर, पहले से कंपेयर करें, हमने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी है, हम बिजनेस की तरफ भी आ रहे हैं अब, बट स्टिल देयर आर समथिंग जहाँ पर अभी हमारे अंदर ड्रॉबैक्स है, एंड वी वांट टू डिस्कस अबाउट दैट। ओके, हम और किस तरह से अपने आप को बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं। एज यू सेड, कल रात में आप वी मेट, सो आपने कहा कि वी वर इन ओखला सम वे लाइक, तो वहाँ पर चीज़ें मैंने देखी, आई वाज लाइक कि बहुत प्रॉब्लम है वहाँ, पॉल्यूटेड है एंड कंजस्टेड है, एंड द पीपल आर लाइक, मतलब अजीब है वो। ओके, सो अली, लेट मी समराइज दिस। ओके, सी, मैं गुड और बैड दोनों पे बात करूंगा। द गुड थिंग अबाउट माई कम्युनिटी इज, मेरी कम्युनिटी की एक बहुत खास बात यह है कि मैं दूसरी कम्युनिटी के जैसा नहीं हूँ। मेरे लिए गरीब मुसलमान और अमीर मुसलमान दोनों एक ही पायदान पे खड़े होते हैं। ओके, हम उस कम्युनिटी से नहीं है जो गरीब हैं या जिनको दूसरी सोसाइटी में लोअर कास्ट के तौर पर जाना जाता है, तो हम उन्हें डिसऑन करें, दे आर नॉट अवर पार्ट, या उन पर जुल्म करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस कम्युनिटी से हूँ जहाँ पर मेरे लिए सब बराबर है।
ये है मेरी कम्युनिटी की ये good हमारा thing। मजहब भी वो चीज़ हाँ, सिखाता है कि सिखाता एवरीवन इज इक्वल। हम अपने अपने गरीब मुसलमानों को छोड़ते नहीं हैं, हम उसके साथ खड़े होते हैं, उसके जैसे बनकर खड़े होते हैं। बट इस गुड में एक बैड क्या है? इस गुड में एक बैड ये है कि हमें अपने आप को ना दूसरी कम्युनिटीज के कंपैरिजन में कॉम्पिटिटिव बनाने की जरूरत है। ट्रू। व्हाट डू आई मीन बाय कॉम्पिटिटिव? अगर दूसरी कम्युनिटीज प्रॉस्पर कर रही हैं, दे आर लिविंग इन अ बेटर सोसाइटी, इफ यू गो इन नोएडा एंड इफ यू गो इन बाटला हाउस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ट्रू। अब ये तो देखिए कम्युनिटी का ही सेंस है, कम्युनिटी को सेंस डेवलप करना चाहिए और करना होगा कि आप रोड साइड पर अपनी गाड़ी पार्क मत करो, जो उसकी प्रॉपर जगह है पार्किंग वहाँ। एक तो ऑलरेडी बाटला हाउस कंजेस्टेड है, आप ऑलरेडी उसको और कंजेस्टेड बना रहे हैं। तो ये तो आपका कॉमन सेंस आपको ये अप्लाई करना होगा। आपको कम्युनिटी लेवल पर इस चीज को सीखना जरूरी है। मुसलमान इस चीज में कम्युनिटी सेंस में इंडिविजुअली मुस्लिम इंडिया में बहुत सेंसिबल हैं। वो अपने घर को बहुत साफ रखते हैं, अपने घर को लेकर बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, अपने रिलेशंस को लेकर परवाह करते हैं। लेकिन बात जब कम्युनिटी लेवल की आती है तो वहां पर हम फेल हो जाते हैं आकर। और मैं फिर बार बार मैं पार्टी की तरफ ले आता हूँ। हमारी पार्टी बस यही मुसलमानों को सिखाना चाहती है कि आप अब अपनी जिंदगी में इंडिविजुअल सोचना बंद कर दीजिए। अब आप एक कम्युनिटी लेवल पर आकर सोचना शुरू करिए, व्हाट इज गुड फॉर माय कम्युनिटी एंड व्हाट इज बैड फॉर माय कम्युनिटी। इज एज अ लीडर, इफ एज अ लीडर आई एम कमिंग इनटू पॉलिटिक्स, आई एम कंटेस्टिंग इलेक्शन और आई वॉन द इलेक्शन, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी आवाम में इस तरह का जनरेशन हो जो लाइसेंस ना रखते हो, बिना लाइसेंस से गाड़ियां चलाएं, मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि सर मेरी गाड़ी पकड़ी हुई छुड़वा दीजिए। आई विल नेवर एडमायर इट। ट्रू। मैं उनसे कहूंगा कि मैं आपकी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। आई वुड लाइक यू टू गेट लाइसेंस, उसमें लीगली अपना आपको। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान लीगल पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया है। अब इसमें गवर्नमेंट को भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट ने दौड़ाया है खूब। लेकिन मुसलमानों को ये काम बहुत पहले करने चाहिए थे, ये खुद से करने चाहिए थे। तो कम्युनिटी लेवल पर हमें सेंसिकल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं बहुत होपफुल हूँ। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, मैंने 5 साल अपने इंडियन सिविल सर्विसेज में लगाए और 2 बार एग्ज़ाम भी लिखा। ओके। मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में एक बात सीखी, हमेशा हमें चीज़ों को पॉजिटिवली देखना चाहिए। निगेटिविटी जो है वो सही चीज़ नहीं। तो मैं हमेशा पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करता हूँ हर चीज़ में। और मैं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि जैसा बदलाव मुस्लिम कम्युनिटी में आ रहा है, जिस लेवल पर बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इस मामले में भी चेंज आपको देखने को इंशाल्लाह इस डिकेड में मिलेगा। ओके। सो देयर इज अ टर्म गोटाइजेशन which means any particular community which is separated by the wider world because of social injustice, or you can say physicality, economically, मतलब they seem like कि वो अलग हैं, दूसरी दुनिया से वो लोग अलग हैं। like okay, एक suppose that we have talked about बटला हाउस, एक स्पेसिफिक जगह पर हम अपनी ही दुनिया बसा के रखें एंड हम बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों से इसलिए इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी इट शुड बी डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनजस्टिस, या फिर अफोर्डेबिलिटी, और हमें फील होता है कि हम यहाँ पर सेफ हैं। ओके, राइट। सो क्या ये गेटोइजेशन एक प्रोसेस है जिसके वजह से भी हम पीछे हैं, या फिर यू कैन से इस वजह से भी हम अपने आप को थोड़ा सा कंप्रेस करके रखते हैं? सी, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। आप घेटोस के बारे में बात कर रहे हो। कोई भी कम्युनिटी घेटोस बनाती है, सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं है, और भी कम्युनिटीज जो घेटो में रहती हैं। वही मैंने आपको मिसाल दी थी पंजाब की, आप जाइए पंजाब में भी देखिए। एक्चुअली आज के वक्त में भी और बहुत पहले से भी सिचुएशंस को देखते हुए ऐसा नहीं है कोई कम्युनिटी अपनी मर्जी से घेटो बनाती है। दे आर फोर्स्ड टू डू सो। वो फोर्स्ड हो जाते हैं कि वो घेटो बनाए बिकॉज दे फील सेफ अमंग देयर ओन पीपल। अब जैसे आपने मुझसे बाटला हाउस या ओखला का शाहीन बाग का जैसा आपने मुझे मिसाल दिया था, तो बहुत कंजेस्टेड हो गया उधर, क्योंकि हम अपने आप को वहीं पे अकोमोडेट कर सकते हैं जो हमारा सिस्टम है। मान लीजिए हम गुड़गांव में हैं, हमें नमाज पढ़नी है, तो वहाँ पर वो बेसिक फैसिलिटी, जो मेरे लिए तो नमाज बेसिक फैसिलिटी है, मैंडेटरी है, होनी चाहिए।
वो वहाँ पे नहीं मिल पा रही, तो मैं कोशिश करूंगा, मैं नमाज तो मिस नहीं कर सकता अपनी, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि चाहे मैं घेटों में ही जाकर रहूं, चाहे चाहे वहाँ पर बेसिक कम्युनिटीज़ की कमी हो, लेकिन एटलीस्ट जो मेरे कंपलसरी जो ऑब्लिगेशंस है मेरे ऊपर रिलीजियसली, एटलीस्ट मैं पूरे कर सकूं। ओके। प्लस फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग एक सेफ गार्ड महसूस होता है, अपनी कम्युनिटी के बीच में है तो हम सेफ हैं। आजकल के हालात में जहाँ पर सड़क पर चलते हुए भी डर लगता है, तो ऐसे वक्त में तो घेटो एक्चुअली बनते नहीं हैं। कोई भी कंजस्टेड चीज़ों में रहना नहीं चाहता, कोई भी इंसान, लेकिन हालात उसको मजबूर कर देते हैं घेटो बनाकर रहना। ओके। तो इसमें कहीं ना कहीं दूसरी कम्युनिटीज़ को इसका ब्लेम हम मुस्लिम्स पे शिफ्ट नहीं कर सकते। ओके। इसके लिए मैं समझता हूँ कि दूसरी कम्युनिटीज़ को ज़्यादा वेलकमिंग होने की ज़रूरत है, और सिंस दे आर मेजोरिटी, सो अगर वो मेजोरिटी है तो उनको प्रूव करने की ज़रूरत है, माइनॉरिटी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है इस चीज़ के लिए। जो लोग ताकत में होते हैं उनको प्रूव करना होता है कि देखो हम कितने उदार भी हैं, हम कितने वेलकमिंग हैं। माइनॉरिटीज़ को तो हमेशा इश्यूज रहेंगे, कहीं भी, चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, रिलीजियस माइनॉरिटी हो, वो हमेशा अपनी शिकायतें लेकर आपके पास आएगी, वो हमेशा अपने आप को शोषित महसूस करेगी, बिकॉज दे आर माइनॉरिटी। उनको हमेशा एहसास होगा क्योंकि हम कम है तो हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी माइनॉरिटी पर नहीं है कि वो अपने आप को नेशनलिस्टिक साबित करें, ये जिम्मेदारी मेजॉरिटी पे है, बहुसंख्यक पर है कि वो उनके लिए ऐसा माहौल क्रिएट करें कि वो उनको ये साबित ना करना पड़े कि वो नेशनलिस्टिक हैं, वो उनके साथ में इंटीग्रेट कर जाएं। ओके। ओके। सो व्हाट डू यू थिंक, आप लाइक मुस्लिम्स अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या प्रायोरिटी उनके होना चाहिए, वेदर इट इज़ पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग, एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग, और यू कैन से इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या? सी अली, हम जब रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो रिवॉल्यूशन में एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, ये सब साथ साथ चलता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट की बात करिए, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट की बात मत करिए। फिलहाल आप सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करिए कि आप चुनाव लड़वाइए और बस, इट्स ओके। चुनाव लड़वाना इज जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, 2 महीने का चुनाव होता है, लेकिन बाकी के 5 साल आप अपने सोशल अपलिफ्टमेंट पर, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट पर ध्यान दीजिए। हम लोगों को ये दूसरी कम्युनिटी से भी सीखने की ज़रूरत है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर हम गिवर कम्युनिटी बन जाएंगे, when we will contribute, we will give something to the nation, And do you think आप देखिएगा कि हमारा पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट भी उसी हिसाब से होगा। एंड डू यू थिंक हम इस चीज़ में लैक करते हैं? यस यस, वी डू इट। इसमें कहीं ना कहीं देखिए डिस्क्रिमिनेशन भी है। Okay. इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी ऐसा नहीं है कि हम एज ए कम्युनिटी लैक करते हैं इसमें। तो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जो मुस्लिम एंटरप्रेन्योर हैं उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तभी तो आप गिवर कम्युनिटी बन पाएंगे। और जब तक आप उनके लिए रास्ता आसान नहीं करेंगे, वो फिर वही वाली बात आ जाती है, जब तक आप कहीं ना कहीं उनको रिजर्व करके नहीं बैठाएंगे। आज दलित कम्युनिटी को आप देखिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक मिसाल है इसके नाम पर, तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उनका होल्ड है क्योंकि आपने मौका दिया उनको। और एक यही दलित कम्युनिटी है जिसको 5000 साल पहले आप इस काबिल भी नहीं समझते थे कि वो वेदों का उच्चारण भी कर सकें, और आज वही दलित कम्युनिटी महापंडित बनकर हिंदुस्तान में विराजमान है। तो चूंकि मौका मिला, वो सामने आए, उन्होंने अपने कैलिबर को दिखाया। और ये कहना भी गलत है कि मुसलमान को जो है, मुसलमान को कैलिबर नहीं दिखा पाएगा। ये वही मुसलमान है जिसने इसी मुल्क में 800 साल हाकिम बनकर रहा है, हुकूमतें चलाई हैं, हुकूमतें की हैं, स्कॉलर्स दिए हैं। सो दे डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग, उन्हें कोई चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने वही कहा कि बहुसंख्यक को वेलकमिंग होने की ज़रूरत है, एंड दे विल अनलॉक देयर पोटेंशियल, और अपनी काबिलियत को बाहर निकालेंगे। आप उनके लिए वेलकमिंग और एक अच्छी सराउंडिंग पैदा करिए। ओके, सो यासी भाई, एक पॉइंट और आई वुड लाइक टू, वी हैव टाइम? Yeah, I mean I have to go somewhere. Okay, 5 minutes. Okay, last 5 minutes. एक लास्ट क्वेश्चन है, लाइक हमने ये चीज़ देखा है, कास्टिसिज्म पे जब हम बात करते हैं तो डू इंटरनल डिवीज़न बिटवीन मुस्लिम कम्युनिटी प्रिवेंट्स कि वो एक अपना लीडर बना सकें? इंटरनल डिवीज़न
I can say casteism, we are divided into Barelvi, Sunni, Shia and all that. So क्या ये एक रीज़न भी है जिसकी वजह से हम डिवाइडेड हैं एंड वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ सिंगल लीडर फॉर नेशन? ओके, यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो आपने मुझसे की हैं। एक तो आपने सेक्ट के बारे में मेरे से बात की है, सेक्रेटेरियन पॉलिटिक्स मुस्लिम्स में है, और दूसरी चीज़ आपने कास्ट के बारे में मुझसे की है। तो जहाँ तक सेक्ट की बात है, देखिए जब मुस्लिम्स रूल में थे तो सेक्ट तब भी थे, तब भी अलग अलग धारणाएं मुसलमानों में थी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हमने कभी भी सेक्ट को उस लेवल पर लाकर नहीं रखा कि हमारी उससे पॉलिटिकल डिसयूनिटी हो। लेकिन अभी हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें हमारे लिए सेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉलिटिकल यूनिटी चली जाती है बैकफुट पर। तो मुसलमानों को यहाँ पर और किसी हद तक मुस्लिम्स हो चुके हैं और धीरे धीरे हो रहे हैं, वो इस मेच्योरिटी लेवल पर जा रहे हैं कि वो अपने सेक्ट को एक तरफ रखकर एक पॉलिटिकल यूनिटी की तरफ को बढ़ रहे हैं। ओके, उसकी मिसालें दी जा सकती हैं, और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस चीज़ के लिए कि आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल के बाद आप एक पॉलिटिकल यूनिटी मुसलमानों में ज़रूर देखेंगे। दूसरी चीज़ आ जाती है कास्ट पर। यस, इट इज़ अ हार्श ट्रुथ, हालांकि इन प्रिंसिपल देयर इज नो कास्ट। कास्ट और ट्राइब जो है वो इस्लाम में फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिटी है, बट नॉट फॉर द डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी ट्राइब एक दूसरे में रिलेशनशिप क्रिएट करने में आपको नहीं रोकता। इस्लाम किसी भी ट्राइब को मिंगल करने में आपस में नहीं रोकता है, लेकिन वो खैर हिस्टोरिकली इंडिया में रहने की वजह से हमने जो दूसरे एलिमेंट्स को अपने अंदर लिया है, तो जो वो चीज़ अडॉप्ट की है, हाँ उसमें बदलाव आने की बहुत ज़रूरत है। बट आज के टाइम तो कास्टिसिज्म को डिस्क्रिमिनेशन से ही जोड़ा जाता है। नहीं, इंडिया में स्पेशली इन इंडिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन से देखा जाता है, और मुसलमानों में भी ऐसे कास्ट ग्रुप बनकर खड़े हुए हैं। उसके पीछे बहुत क्या कहते हैं, बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि वो मुसलमानों में डिसयूनिटी के लिए, मुसलमानों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। लेकिन उसको दूसरे पर्सपेक्टिव में भी समझने की ज़रूरत है कि कुछ कास्ट मुसलमानों में ऐसी हैं जिनको हमेशा बैकफुट पर रखा गया, और कुछ कास्ट ऐसी हैं कि सिर्फ उनका उस कास्ट में पैदा हो जाने से उनको हमेशा फोर फ्रंट पर रखा गया है। तो इस एटीट्यूड को बदलने की भी बहुत ज़रूरत है, और जिस दिन हम इसमें कामयाब हो जाएंगे एक पॉलिटिकल यूनिटी। लेकिन मैं जो आज मैं फिर बात करता हूँ कि यंग जनरेशन अब ओल्ड जनरेशन पर भारी है। डू यू थिंक आने वाले टाइम में हम ये चीज़ चेंज कर पाएंगे? बिल्कुल। आई एम गोइंग टू सी इंडियन मुस्लिम्स पॉलिटिकली यूनाइटेड, सोशली अवेयर, इकोनॉमिकली स्ट्रांग। ये मैं आने वाले वक्त में, और इंटेलेक्चुअली शार्प, आने वाले वक्त में मैं बहुत होपफुल हूँ इस चीज़ को लेकर कि हम इंडियन मुस्लिम्स को देखेंगे। ओके, सो यासी भाई, वी शुड टर्मिनेट दिस पॉडकास्ट, एंड मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा ऑडियंस को भी, लाइक ये मेरा पहला पॉडकास्ट था, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं नर्वस भी था थोड़ा, लाइक अब मुझे नहीं पता ऑब्वियसली, और आपने जिस तरह से सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, इट वाज अनएक्सपेक्टेड। मैं सोच नहीं रहा था कि इतना अच्छा आंसर्स आप दे, मतलब इट वाज अनएक्सपेक्टेड टू बी ऑनेस्ट। तो वुड यू लाइक टू से समथिंग, आप हमारे लोगों को कुछ कहना चाहोगे? लाइक इट इज़ माई फर्स्ट पॉडकास्ट एंड आई एम सेइंग इट फॉर द थर्ड टाइम कि आप मेरे लिए स्पेशल हो, आप क्योंकि आप फर्स्ट गेस्ट हो, सो आप हमेशा याद रहोगे। और द पीपल हु आर सिटिंग हियर, कैमरा मैन एंड माई फ्रेंड्स, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो कुछ आप कहना चाहोगे हमारे लोगों से? मैंने अपने 5 साल के पॉलिटिकल करियर में कभी किसी पॉडकास्ट में या कभी किसी मीडिया पर्सन से बात नहीं की। ओके, आज तक। ओके। लेकिन जब तुमने पहली बार मुझे ईमेल किया, बताया कि पॉडकास्ट करना चाहते हो, तो मैं इनकार भी नहीं कर सका, क्योंकि मैं बहुत ज़माने से तुम्हारे एफर्ट्स को देखता आया हूँ, एंड आई पर्सनली लाइक यू बिकॉज यू आर डूइंग हार्ड वर्क। और बहुत अच्छा एक पॉडकास्ट था, मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे, और आगे भी जब कभी भी ज़रूरत होगी तो मैं आऊँगा। और सब टीम बहुत कोऑपरेटिव रही, और मैं बाकी सब लोगों से भी, जो लोग ये आज पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। और अली जो काम कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अली ने मिशन बनाया है कि जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं, जिन लोगों की वॉइस को नहीं सुना जाता है, वो इस स्टूडियो में उनकी वॉइस को, उनकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं सिर्फ वही अच्छे विचार रखते हैं। अगर हम सिर्फ उन्हीं को सुनेंगे तो जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको कौन सुनेगा? तो अली ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है। सब लोगों की ज़रूरत है, आपकी, हमारी,
तो अगर हम सब मिलके अली को अगर मौका देते हैं तो अली के ज़रिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो हम जैसे लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा। और आप कम्युनिटी लेवल पर भी जो जो कम्युनिटी के डायमंड हैं, हीरे हैं, आप उनसे रूबरू होंगे अली के ज़रिए। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने इस शो को देखा। अली आपका बहुत शुक्रिया और पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच यासिर भाई, एंड आई होप, अभी मैं सच बताऊं यासिर भाई को जाना है, ही इज़ लेट, उन्हें कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, बट मैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म नहीं करना चाहता, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बट कोई नहीं, विल डिस्कस इट, और हम फिर बहुत जल्दी एक नया पॉडकास्ट के साथ आएंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट, और हाँ, प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो बिल्कुल न्यू हो, एंड इट इज़ समथिंग जो आपके लिए एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सो थैंक यू। अच्छा रहा है। मेरा भाई। यासिर भाई को थैंक यू। यासिर भाई, आई जस्ट वांट टू हग यू वंस। बहुत अच्छा।